नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो शायद कार्यस्थल पर कई लोगों ने महसूस किया होगा, अपने विचारों का सही मूल्य न मिलना। क्या ऐसा होता है कि आप कोई बढ़िया आइडिया देते हैं लेकिन उसे वो तवज्जो नहीं मिलती जिसका वो हकदार है? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे एक कहानी के जरिए। हमारे पास स्रोत के तौर पर एक कहानी है जिसका शीर्षक है हर अच्छे आइडिया की कीमत होती है। ये कहानी अमित नाम के एक व्यक्ति के अनुभवों पर आधारित है। तो हमारा मकसद है अमित की यात्रा को समझना और उससे जुड़े सबकों को निकालना। खासकर ये कि हम अपने योगदान का मूल्यांकन कैसे करें और करवाएं। तो चलिए शुरू करते हैं अमित की कहानी से और देखते हैं कि ये हमें कहाँ ले जाती है। कहानी का नायक है अमित, एक सीधा साधा, मेहनती और ईमानदार नौजवान। वो उज्जवल इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड नाम के एक कंपनी में काम करता था। अब अमित की खासियत ये थी कि वो सिर्फ अपना 9 से 5 वाला काम करके घर नहीं चला जाता था। नहीं, वो पूरी तरह से डूबा रहता था अपने काम में। मीटिंग्स में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना, नए नए आइडियाज देना, प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने के सुझाव देना, यहाँ तक कि अगर जरूरत पड़े तो सीधे मालिकों या मैनेजरों से बात करने में भी कोई हिचक नहीं थी। मुश्किल प्रोजेक्ट्स को भी वो खुशी खुशी संभाल लेता था। एक तरह से वो कंपनी के लिए काफी समर्पित था। शुरुआत में तो सब ठीक था, उसे तारीफें भी मिली। जैसे कोई मैनेजर कह देता, वाह अमित, तुम्हारा आइडिया कमाल का था, कंपनी को सच में फायदा हुआ। और ऐसी बातें सुनकर जाहिर है उसका हौसला बढ़ता था, काम करने का जोश और तेज होता था। उसे लगता था कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। मगर फिर धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। ऑफिस की अंदरूनी राजनीति, जिसे हम सब जानते हैं, वो सिर उठाने लगी। उसकी पीठ पीछे बातें होने लगी। कोई कहता, देखो जरा खुद को कितना बड़ा समझता है। तो कोई कहता, हम भी तो मेहनत करते हैं, सारा क्रेडिट इसी को क्यों मिलता है। ये कानाफूसी उसके कानों तक भी पहुंचने लगी। हाँ, ये जो आपने बताया, ये कार्यस्थल का एक काफी जाना पहचाना पैटर्न है। जब भी कोई व्यक्ति औसत से ज्यादा प्रदर्शन करता है, ज्यादा योगदान देता है या लीक से हट के चलता है, तो उसे अक्सर इस तरह की नकारात्मक प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ता है। इसे आप एक तरह की, क्या कहते हैं, सामाजिक गतिशीलता कह सकते हैं। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि अमित का उत्साह और उसके सहकर्मियों की प्रतिक्रिया के बीच एक तनाव पैदा हो रहा था। पहले तारीफ मिली, जिससे सकारात्मक माहौल बना, लेकिन जैसे जैसे उसका योगदान बढ़ता गया, प्रतिक्रिया नकारात्मक होती गई। इस बदलाव के पीछे कई कारण हो सकते हैं। ईर्ष्या, असुरक्षा की भावना, टीम के अंदर पहचान बनाने की होड़, या शायद मौजूदा व्यवस्था को चुनौती मिलती देख असहजता महसूस करना। यह समझना जरूरी है कि सिर्फ अमित की कहानी नहीं, बल्कि कार्यस्थल पर मानवीय व्यवहार का एक प्रतिबिंब है। हाँ, ये बात तो है, अक्सर ऐसा देखने को मिलता है। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रबंधन की, यानी कंपनी के मालिकों और मैनेजरों की। कहानी बताती है कि वो अमित की काबिलियत से अनजान नहीं थे। उन्हें पता था कि ये लड़का होनहार है, इसके आइडियाज में दम है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कभी उसे सार्वजनिक तौर पर सराहा नहीं, कोई खास पहचान नहीं दी। ऐसा नहीं हुआ कि किसी मीटिंग में सबके सामने कहा हो, इस प्रोजेक्ट की सफलता का श्रेय अमित के आइडिया को जाता है, या उसे कोई विशेष जिम्मेदारी या पदोन्नति दी हो जो उसके योगदान को दर्शाती हो। उसके आइडिया से कंपनी को मुनाफा भी हुआ, काम आसान भी हुआ, लेकिन अमित की हैसियत वो वही सामान्य कर्मचारी वाली ही बनी रही। उसे कोई अतिरिक्त लाभ या पहचान नहीं मिली जो उसके योगदान के अनुपात में हो। जाहिर है ये अमित के लिए आसान नहीं रहा होगा। उसके अपने जीवन में भी उतार चढ़ाव चल रहे थे, कभी काम का भारी बोझ, कभी घर की जिम्मेदारियां, लेकिन इन सब के बावजूद वो अपनी पूरी लगन और ईमानदारी से काम में जुटा रहा। शायद उम्मीद थी कि कभी तो उसकी मेहनत और आइडियाज को सही पहचान मिलेगी। मगर एक वक्त आया जब उसे एक गहरी चोट पहुंची, एक तरह का ब्रेकिंग पॉइंट कह सकते हैं। उसे ये शिद्दत से महसूस होने लगा कि ये कंपनी मेरे विचारों की, मेरी रचनात्मकता की असली कद्र नहीं करती। मैं कितना भी क्यों न कर लूं, अंत में तो मैं एक साधारण कर्मचारी ही रहूंगा। और फिर वो घटना हुई जिसने इस एहसास को और पुख्ता कर दिया। उसने अपने कुछ आइडियाज शायद किसी मीटिंग में या ईमेल पर मुफ्त में ही साझा किए थे। प्रबंधन ने उन पर कोई खास ध्यान नहीं दिया, शायद फाइल में दब गए या नजरअंदाज कर दिए गए। लेकिन कुछ महीनों बाद
वही या उनसे मिलते जुलते आइडियाज एक बाहरी महंगे कंसल्टेंट ने एक शानदार प्रेजेंटेशन के साथ पेश किए, और इस बार नतीजा बिल्कुल अलग था। उन आइडियाज की ना सिर्फ जोर शोर से तारीफ हुई, बल्कि कंपनी ने लाखों रुपए खर्च करके उन्हें लागू करने का फैसला भी कर लिया। ये देखकर अमित को कैसा लगा होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। ये स्थिति वाकई हाँ बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। प्रबंधन ने अमित को पहचान क्यों नहीं दी, इसके पीछे कई संभावित कारण हो सकते हैं। जैसा कि आपने कहा, स्रोत हमें ठीक ठीक कारण नहीं बताता, लेकिन हम कार्यस्थल के पैटर्न के आधार पर कुछ अंदाजे लगा सकते हैं। हो सकता है कि वे श्रेय किसी एक व्यक्ति को देकर टीम का संतुलन बिगाड़ना नहीं चाहते थे, या शायद वे खुद उस आइडिया के वास्तविक मूल्य को तब तक नहीं समझ पाए जब तक किसी बाहरी विशेषज्ञ ने उसे मान्य नहीं कर दिया। अच्छा। और यहीं पर वो मनोवैज्ञानिक पहलू सामने आता है, जिसका जिक्र कहानी में भी है, कि मुफ्त में मिली चीज की अक्सर कदर नहीं होती। इसे हम अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान में अनुमानित मूल्य या परसीव्ड वैल्यू की अवधारणा से समझ सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि हम किसी चीज का मूल्य अक्सर इस बात से तय करते हैं कि उसे पाने के लिए हमने क्या कीमत चुकाई है, चाहे वो पैसा हो, समय हो या प्रयास। जब कंपनी ने कंसल्टेंट को लाखों रुपए दिए, तो उन आइडियाज के साथ सिर्फ जानकारी नहीं जुड़ी, बल्कि एक भारी भरकम लागत भी जुड़ गई। इस लागत ने उन आइडियाज के अनुमानित मूल्य को एकाएक बढ़ा दिया। प्रबंधन को लगा होगा कि अगर हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो ये आइडिया जरूर महत्वपूर्ण और विश्वसनीय होंगे, जबकि अमित के वही आइडियाज बिना किसी लागत के मिले थे, इसलिए शायद उन्हें कमजोर या साधारण मान लिया गया। ये एक तरह का क्या कहते हैं संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह है, कॉग्निटिव बायस, कीमत को गुणवत्ता का पैमाना मान लेना। ये अनुमानित मूल्य वाली बात तो बहुत दिलचस्प है। मतलब आइडिया वही, लेकिन उसकी पैकेजिंग और कीमत ने उसका सारा खेल बदल दिया। ये तो ऐसा हुआ जैसे कोई घर की दाल को साधारण समझे, लेकिन रेस्टोरेंट में वही दाल महंगी मिले तो उसे खास मान ले। अमित के साथ बिल्कुल यही हुआ। हाँ बिल्कुल। इस पूरे अनुभव ने अमित को अंदर तक झकझोर दिया। उसने गहरा सबक सीखा, एक आंतरिक संकल्प लिया, जैसा कि कहानी में बताया गया है, कभी भी अपना आइडिया मुफ्त में मत दो। हर अच्छे आइडिया की एक कीमत होती है। ये उसकी अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सीख थी। उसने महसूस किया कि अपनी रचनात्मकता, अपने विचारों का सम्मान करना कितना जरूरी है। उन्हें यूं ही जाया नहीं होने देना चाहिए। अपने आइडिया की कद्र करो और उसे बेकार मत जाने दो। ये वाक्य उसके लिए शायद सालों की मेहनत, अनदेखी और आखिरकार मिली चोट का निचोड़ था। बिल्कुल। और ये सिर्फ अमित की कहानी का सार नहीं है, ये एक व्यापक सिद्धांत है जिसकी प्रासंगिकता आज के दौर में बहुत ज्यादा है। मुख्य संदेश बहुत स्पष्ट है, आपके विचारों का, आपकी बौद्धिक संपदा का मूल्य है और उसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। सही बात है। लेकिन यहाँ एक और परत है जिसे समझना जरूरी है। कहानी का मतलब ये नहीं है कि आप हर छोटी बड़ी बात के लिए पैसे मांगने लगें या सहयोग करना बंद कर दें। नहीं, इसका गहरा अर्थ है अपने योगदान के मूल्य को पहचानना। ये आत्मसम्मान से जुड़ा है। जब आप अपने काम और विचारों का मूल्य समझते हैं, तभी आप दूसरों से भी उसी सम्मान की अपेक्षा कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। सफलता सिर्फ पदोन्नति या वेतन वृद्धि में नहीं है, बल्कि इस एहसास में है कि आप जो योगदान दे रहे हैं वो मूल्यवान है और आप उसके लिए उचित मान्यता के हकदार हैं। अच्छा, तो फिर करना क्या चाहिए? मतलब प्रैक्टिकली क्या करे कोई? हाँ, तो सवाल उठता है कि करें क्या? इसका जवाब है स्ट्रेटेजिक बने। अपने विचारों को कब, कहां, कैसे और किसके सामने प्रस्तुत करना है, इस पर विचार करें। क्या इसे एक अनौपचारिक बातचीत में बता देना चाहिए या एक व्यवस्थित प्रस्ताव या फॉर्मल प्रपोजल के रूप में पेश करना चाहिए? क्या इसे पहले अपनी टीम के साथ साझा करके उनका समर्थन हासिल करना चाहिए? क्या इसके संभावित लाभों को आंकड़ों के साथ पेश करना चाहिए? मतलब अपने आइडिया को सिर्फ देना ही नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से बेचना भी सीखना होगा, चाहे वो कंपनी के अंदर ही क्यों ना हो। ये बात तो सोचने वाली है। हम अक्सर मानते हैं कि अच्छा काम अपने आप बोलता है, लेकिन शायद हमेशा ऐसा नहीं होता। उसे आवाज देनी पड़ती है। आपने सही पकड़ा। अच्छा काम अपने आप बोलता है, ये एक आदर्श स्थिति है, लेकिन व्यवहारिक दुनिया में, खासकर बड़ी संस्थाओं में, आपको अपने काम और विचारों को दृश्यता दिलानी पड़ती है। इसका एक पहलू ये भी है कि आप अपने आइडिया के मूल्य को कैसे दर्शाते हैं। शायद उसे किसी प्रोजेक्ट के संभावित आरओआई या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से जोड़कर, हाँ, या ये बताकर कि इससे कितनी लागत बचेगी या कितनी कार्यक्षमता बढ़ेगी। अच्छा, और ये भी सोचें कंसल्टेंट ने क्या अलग किया। उसने सिर्फ आइडिया नहीं दिया, उसने उसे एक संरचित तरीके से, शायद डेटा
और केस स्टडीज के साथ आत्मविश्वास से प्रस्तुत किया। प्रस्तुतिकरण और संचार भी मूल्य निर्धारण में बड़ी भूमिका निभाते हैं। अमित शायद अपने आइडिया को यूं ही बातों बातों में कह गया होगा, जबकि कंसल्टेंट ने उसे एक गंभीर व्यावसायिक प्रस्ताव का रूप दिया। तो यहाँ एक और महत्वपूर्ण सबक छिपा है। सिर्फ आइडिया होना काफी नहीं, उसे प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना और उसके मूल्य को सामने वाले तक पहुंचाना भी उतना ही जरूरी है। अमित शायद इस मोर्चे पे थोड़ा कमजोर रह गया, या उसे इसका महत्व तब तक समझ नहीं आया। कुल मिलाकर अमित की ये कहानी हमें कई स्तरों पर सोचने को मजबूर करती है। ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि कार्यस्थल की सच्चाइयों, मानवीय मनोविज्ञान और अपने मूल्य को पहचानने की जरूरत का एक शक्तिशाली चित्रण है। सबसे बड़ा सबक यही है कि अपनी रचनात्मकता और योगदान को हल्के में ना लें, उनका सम्मान करें और उन्हें सही पहचान दिलाने का प्रयास करें। बिल्कुल सही। और अब जब हम इस चर्चा के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, तो मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा जिस पर वे आगे सोच सकते हैं। अमित की कहानी हमें सिखाती है कि अपने आइडियाज की कीमत पहचानना और उन्हें मुफ्त में न देना क्यों जरूरी हो सकता है। लेकिन आज का दौर सहयोग, कोलैबोरेशन और टीम वर्क का भी है। विचारों का खुला आदान प्रदान नवाचार, इनोवेशन के लिए जरूरी माना जाता है। वहाँ ईडी है। तो सवाल ये उठता है कि एक व्यक्ति इस विरोधाभास को कैसे संभाले? सहयोग और खुलेपन की जरूरत और अपने बौद्धिक योगदान के मूल्य के रक्षा के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए? ये तो मुश्किल सवाल है। दूसरे शब्दों में कहें तो क्या ऐसे तरीके हैं जिनसे कोई व्यक्ति अपने विचार के मूल्य को रणनीतिक रूप से संकेत दे सके, उसे पूरी तरह प्रकट करने से पहले, ताकि जब वो विचार साझा किया जाए तो उसे गंभीरता से लिया जाए? या फिर अमित की कहानी में जो जोखिम उजागर हुए हैं, उनके बावजूद क्या ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जहां किसी विचार को स्वतंत्र रूप से और बिना किसी तत्काल अपेक्षा के साझा करना फिर भी एक समझदारी भरा रणनीतिक कदम हो सकता है? शायद विश्वास बनाने के लिए, संबंध मजबूत करने के लिए, या किसी बड़े सामूहिक लक्ष्य को हासिल करने में मदद करने के लिए? इन सवालों पर विचार करना आज के जटिल कार्य परिवेश में काफी प्रासंगिक हो सकता है।